संस्कारी और बेशरम बहू का करवा चौथ। मुझे तो चिराग की बहुत ज्यादा टेंशन होती है। समझ नहीं आता ये लड़का कब क्या कर ले। आजकल हमेशा खोया खोया सा रहता है। घर में किसी की बात भी नहीं मानता, ना ही बात करता। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं माँ होकर नहीं जानती। कभी कभी सोचती हूँ कि उसके लिए एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दूं। माँ जी, जिस तरह देवर जी अपने फोन में ही खोए रहते हैं, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर उसे कोई पसंद है तो मैं उसकी शादी उससे करवा दूंगी, लेकिन लड़की संस्कारी होनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। निशा अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। उसका परिवार खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुबह के 4 बजे अचानक से घर का दरवाजा कोई बजाता है, जिसके चलते अलका की नींद खुलती है। अरे, इतनी सुबह सुबह घर का दरवाजा कौन बजा रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं है? अलका हाथ में डंडा लिए धीरे से दरवाजा खोलती है। वो डंडे से वार करने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर अपने बेटे के ऊपर पड़ती है। अरे चिराग बेटा, इतनी सुबह सुबह तू कहाँ से आया है? चिराग को देखने के बाद उसकी नजर उसके बराबर में खड़ी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है। तभी चिराग कहता है, इससे मिलो माँ, इसका नाम है मनीषा और ये एक क्रिश्चियन लड़की है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके माता पिता हमारी शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, इसलिए हमने रातों रात भागकर शादी कर ली। अलका जैसे ही मनीषा के पहनावे को देखती है वो हैरान रह जाती है और अपने बेटे से कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। अरे मनीषा, चलो घर के अंदर आओ, लगता है माँ नाराज हो गई है। मैं उन्हें मना कर आता हूँ। चिराग ऐसा कहने के बाद अपनी माँ के कमरे में जाता है। तभी उसकी माँ उसके ऊपर बरस पड़ती है। हे भगवान, चिराग ये क्या सलीका है कपड़े पहनने का? क्या इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है? इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर इस घर पर आई है। अरे, आस पड़ोस के लोगों ने अगर इसे इतने छोटे कपड़ों में देखा होगा तो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में। और तूने भी एक बार भी अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, ले आया उसे इतने छोटे कपड़ों में यहाँ। अरे माँ, आप नाराज क्यों होती हो? मनीषा दिल की बहुत अच्छी है। आप अगर प्यार से उसको समझाओगी तो वो अपने पहनावे को बदल लेगी और आपकी पसंद के कपड़े पहनना शुरू कर देगी। आप उसे जैसा सिखाओगी वो वैसा सीख जाएगी। आप गुस्सा मत करो माँ, प्लीज। मनीषा मेरा प्यार है, वो बाहर इंतजार कर रही है मेरा। मैं उसे कमरे में लेकर आता हूँ। चिराग ऐसा कहने के बाद मनीषा को अपने कमरे में ले जाता है। मनीषा के पास छोटे कपड़ों के अलावा और कोई कपड़े ही नहीं थे, जिसके चलते वो छोटे ही कपड़े पहन कर रहती थी। वहीं दूसरी तरफ अलका अपने कमरे में अपने आप से कहती है, क्या फायदा मुझे इस सब कुछ सिखाने का, जब ये मेरी पसंद की बहू है ही नहीं। ना तो दान दहेज में कुछ लेकर आई है। जब मेरा बेटा इसे अपनी पसंद से लेकर आया है तो मैं क्यों इसे कुछ सिखाऊं? मैं तो इस बात का फायदा उठाऊंगी। वैसे भी ये बेशर्म है छोटे कपड़े पहनेगी। मैं इसे अपने बेटे की नजरों में गिराऊंगी ताकि वो इसे घर से बाहर निकाल दे और मैं उसकी शादी किसी संस्कारी और अमीर घराने की लड़की से करवा दूंगी। ऐसा सोचकर अलका मनीषा को कुछ भी नहीं सिखाती। वो छोटे कपड़े पहनकर सभी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर संस्कारी बहू कहती है, अरे तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसे कपड़े पहनने नहीं चाहिए। क्यों, इनमें क्या बुराई है? मैं तो बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती आई हूँ। मेरे मॉम डैड ने तो मुझे कभी नहीं टोका। आप क्यों मुझे ऐसा बोल रही हो? तभी अलका अपनी बहू निशा को एक तरफ ले जाकर कहती है, देखो बहू, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी संगत में रहो। इसीलिए तुम इससे दूर रहो और इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सोचो जैसे ये इस घर की है ही नहीं। जी माँ जी, आप जैसा कहें। अलका ने निशा को मनीषा से बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था, जिसके चलते निशा मनीषा से कुछ नहीं कहती। वो जो भी करती उसे करने देती। वहीं दूसरी तरफ अलका बेचारी मनीषा को हर बात पर डांटती रहती। हे भगवान, पता नहीं कितनी बेशरम है। ना तो चलने का सलीका है, ना ही बैठने का तरीका है। ऊपर से कपड़े भी इतने वाहियात हैं। ऐसे लड़कियां तो होनी ही नहीं चाहिए। देख रहा है ना तू बेटा, कितने भी संस्कार किसी को सिखा लो, लेकिन उसकी पैदाइश में ही बेशर्मी हो तो उसे कुछ भी सीखने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर चिराग को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी मनीषा को डांटने लगता है। कहा था ना मैंने तुमसे, कमरे के बाहर मत निकलना। हर बार बाहर निकलकर मेरी बेइज्जती करवा देती हो। चली जाओ कमरे के अंदर और शाम तक जब तक मैं ना आऊं तब तक कमरे के बाहर मत निकलना। अरे बेटा, ऐसे पाबंदी लगाने से ये थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। बेशरम है, बेशरम ही रहेगी। छोड़, तू अपने ऑफिस निकल जा। चिराग अपने ऑफिस निकल जाता है।
वहीं चिराग की ऐसी बातें सुनकर बेचारी मनीषा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और अपने आप से कहती है, क्या गलती थी मेरी जो चिराग ने मुझे इतनी जोर से डांटा। क्यों मेरी सास भी मुझे डांटती ही रहती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब लोग खुश हो जाएं। मनीषा घर के सभी काम करने की कोशिश करती है। जो काम निशा करती वो मनीषा उसी तरह से करती, लेकिन फिर भी अलका उसे हर बात पर ताने देती। ऐसा कुछ महीने चलता ही रहता है और फिर कुछ महीनों बाद करवा चौथ आ जाता है। सभी औरतें करवा चौथ की तैयारी में लग जाती हैं। अपनी जेठानी को देखकर मनीषा उससे पूछती है, जेठानी जी, कल सुबह है क्या जो आप तैयारियां कर रही हो? ये नई साड़ियाँ, ये पूजा पाठ का सामान, ये सब किस लिए? और इस तस्वीर पर इस माता का नाम करवा चौथ क्यों लिखा है? निशा मुस्कुराकर मनीषा को सब समझाती है। ये करवा चौथ की माता है। सभी औरतें इनका व्रत रखती हैं ताकि ये प्रसन्न होकर उनके पतियों की उम्र लंबी कर दे। सभी औरतें इस व्रत को पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर पूरा करती हैं और जब रात को चंद्रमा निकलता है उसे देखकर अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं और अपनी करवा चौथ के व्रत को तोड़ती हैं, जिसके बाद उनका करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाता है। हर सुहागन औरत हर साल ये व्रत रखती है। तुम भी एक सुहागन हो, अगर तुम चाहो तो ये व्रत रख सकती हो। मनीषा ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो भी व्रत रखने के लिए उत्सुक हो जाती है। वहीं निशा मनीषा को ये व्रत के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन मनीषा पूरे दिन भूखी रहती है और पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी जेठानी के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती है। जब ये नजारा अलका देखती है तो वो अपने मन में खुद से कहती है, अरे ये क्या, ये तो पूरी संस्कारी होती जा रही है। मेरे बेटे ने इसको अगर ऐसे देख लिया तो मेरा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसे बेशर्म साबित कर सकूं। चांद निकलने से पहले तक अलका कुछ नहीं कर पाती। चांद के निकलने में कुछ ही वक्त था, सभी औरतें अपने अपने पतियों के साथ छत पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही मनीषा सबके पास पूजा की थाली और छल्ली लेकर जाने वाली होती है, उससे पहले ही अलका जानबूझकर सब्जी की कटोरी मनीषा के ऊपर गिरा देती है। अरे ये क्या माँ जी, आपने ये क्या किया? अरे माफ करना, तुम जाओ नहाकर दूसरे कपड़े पहन लो। मनीषा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और नहाने लगती है, लेकिन तभी निशा की आवाज आने लगती है, अरे मनीषा जल्दी आओ, देखो चांद निकल आया। अरे ये क्या, चांद तो निकल आया और मैंने कपड़े भी नहीं पहने। मनीषा ऐसा सोचकर हड़बड़ाते हुए बाथरूम से तौलिया अपने ऊपर लपेटकर छत पर पहुंच जाती है। उसके हाथों में लाल चूड़ा और शरीर पर तौलिया देख सारी औरतें हैरान रह जाती हैं। तभी मनीषा निशा से कहती है, चलो दीदी बताओ मुझे कैसे व्रत खोलना है। मनीषा को तौलिए में देख चिराग उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। माँ और भाभी ने तुम्हें इतना कुछ सिखाया लेकिन फिर भी तुम बेशर्म ही रही। सबके सामने तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। मैंने तो पहले ही बोला था बेटा, तुझे ये लड़की इस घर की बहू के लायक ही नहीं है। ये सब निशा से बर्दाश्त नहीं होता। उसे पहले से अपनी सास की सारी चालाकी के बारे में पता होता है। वो गुस्से से अपने देवर से कहती है, बस करो देवर जी, इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है। ये सब तो माँ जी का किया धरा है। उन्होंने मनीषा को कुछ नहीं सिखाया और न ही मुझे उसको कुछ सिखाने दिया। इस बेचारी ने तो पूरे दिन भूखे रहकर तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन मौका देखते ही माँ जी ने इसके कपड़ों पर सब्जी गिरा दी, जिसके चलते ये सब हुआ। सच जानने के बाद चिराग को अपनी गलती का पछतावा होता है। वहीं अलका को भी अपनी गलती महसूस होती है और दोनों माँ बेटे मनीषा से माफी मांगते हैं, जिसके बाद निशा उसे अपने साथ ले जाती है और उसे तैयार करके लेकर आती है। मनीषा छलनी से चांद को देखती है और फिर चिराग को। इस प्रकार वो अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। वहीं उस दिन के बाद से अलका उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है और उसे अपने घर के तौर तरीके और संस्कार सिखाती है। ओहो, गरम गरम आलू की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। बस जल्दी से चांद निकल आए तो करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद हम दोनों भी ये सब खाएंगे। हाँ बहू, ये तो है। तू फिलहाल जल्दी से हाथ पैरों पर महावर और नेल पॉलिश लगा ले। सुहागन को पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए आज के दिन। हाँ हाँ माँ जी, मैं कर ही रही हूँ, देखो। हे भगवान, खाना बनाते बनाते तो मेरे हाथ थक गए। ओहो, क्या खुशबू आ रही है, गरम गरम कचौड़ी। आज मेरे प्यारे भैया के लिए तैयार हो रही है। काश किसी ने मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखा होता तो मैं अपने हाथ से उसका व्रत खुलवाता। कोई बात नहीं देवर जी, एक दिन आपके जीवन में भी एक वो लड़की आएगी जो आपके लिए बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखेगी। फिर आप उसको गजरा ला कर देना, चूड़िया ला कर देना। वो तो जरूर करूंगा भाभी, पर एक बात बताइए,
आप दिन पर दिन इतनी जवान होती जा रही हैं, चेहरे पर चमक आ गई है। और एक मेरे भैया हैं जो दिन पर दिन किसानी करते करते बूढ़े होते जा रहे हैं। क्या राज है भाभी, जरा बता दीजिए। हाँ हाँ। नटखट देवर अपनी भाभी को हंसते हुए घर के सभी लोगों के सामने कंधा मारता है। ओफो देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? और पिताजी यहीं बाहर हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे तो क्या हो गया, अब मेरा बेटा अपनी भाभी से हंसी मजाक नहीं करेगा तो पड़ोस की आंटियों से करेगा क्या? बिल्कुल सही कहा माँ ने। बहुत हंसी मजाक हो गई। माँ, चांद निकलने वाला है, आप दोनों जल्दी से तैयार होकर करवा चौथ की कथा सुन लीजिए, फिर व्रत भी खोलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओहो माँ जी, ये शादी की साड़ी बहुत भारी है, चलने में परेशानी हो रही है। भाभी, मैं आपको उठाकर ले चलता हूँ। भला मैं आपको किसी परेशानी में कैसे देख सकता हूँ? ओफो बस कीजिए देवर जी, और कितनी हंसी ठिठोले करोगे, सामने से हटिए। पल्लवी ऐसा कहकर देवर के पेट में कोहनी मारकर चल देती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू चंद्रमा देखकर अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। वक्त गुजरता है। एक सुबह डाकिया आता है और विराट के हाथों में एक लेटर देता है, जिसे पढ़ने के बाद खुशी से वो उछलने लगता है। ये माँ, भाभी, भैया, पिताजी, प्रिया, देखो तो क्या हुआ। खुशी के मारे विराट भाभी को गोद में उठा लेता है, फिर छोड़ देता है। अरे देवर जी, अभी मैं कितना डर गई थी। ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरे घर को सर पर उठा लिया, और मुझे भी? हाँ छोटे, बताना क्या हुआ है। बोल, बैलगाड़ी कहीं के। अरे पिताजी, भैया, कुछ समय पहले मैंने एक एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसी कंपनी से मुझे ऑफर लेटर आया है, तो बस उसी के लिए कल मुझे जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा बेटा बड़ी कंपनी में जाकर काम करेगा। अरे वाह देवर जी, कांग्रेचुलेशंस। कांगेजुलेशन। अरे भाभी, ऐसा नहीं होता है, कंग्रेचुलेशन होता है। हाँ हाँ, वही वही। ओफो, अब भाभी मैं आपको तंग नहीं कर पाऊंगा, तो अच्छे से रहना, लेकिन वापस आकर मैं आपको बहुत तंग करूंगा। देवर जी, मुझे भी आपकी याद आएगी, अच्छे से काम करना वहाँ। जब भैया आप अच्छी पैसे कमाने लगे तो मेरे लिए शहर से सूट लेकर आना। जरूर मेरी बहन। अरे बड़े भैया, आप क्यों रो रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। अरे हमारा छोटा भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके आगे पहुंच गया तो बस खुशी के आंसू झलक रहे हैं। अच्छा है ना, हमारी तरह किसानी नहीं कर रहा, नहीं तो परेशान हो जाता। भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। अरे बहुत रोना धोना हो गया। अश्विनी, मेरे बेटे के लिए रबड़ी बना दो, जरा हम भी मुंह मीठा करें। हाँ बिल्कुल। फिर सब रबड़ी से मुंह मीठा करते हैं। अगले दिन विराट दिल्ली चला जाता है और वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात ओनर की बेटी गीता से होती है, जो कि उसे देखती रहती थी, और विराट को भी वो थोड़ी बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो उससे कोई बात नहीं करता था। एक दिन गीता उसके पास फाइल के काम से आती है कि टकराकर उसकी बाहों में ही गिर जाती है। थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया विराज। मैं बहुत समय से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। मुझे मैम मत बोलो, गीता बोलो। एक्चुअली आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गीता, आप, सॉरी मैम, आप ये क्या बात बोल रही हैं? मैं एक गरीब परिवार से हूं जो कि गांव से आया है, और आप इस बड़ी सी कंपनी के मालकिन हैं। अगर शादी भी हो जाएगी तो आप मेरे साथ रहेंगे कैसे? क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ नहीं बस सकता। देखो, इस बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती, बस मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इतना तो कर सकती हो ना? और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो दोबारा मैम मत बोलना, तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने। ओके गीता। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कभी पिज्जा हाउस जाते हैं तो कभी मूवी डेट पर। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं। वो अपनी सैलरी को गांव में भी हर महीने देता था। उसके घर वाले बहुत खुश थे। फिर गीता उससे शादी करने के लिए कहती है। तुम श्योर हो ना, मेरे साथ गरीबी में भी रह लोगी? हाँ विराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसा बोलोगी वैसे रह लूंगी। फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और विराट उसे अपने गांव लेकर आ जाता है, जहां छोटे से ससुराल को देखकर गीता का मुंह बन जाता है और अश्विनी उसका गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, देखो मैं तुम्हारी सास हूँ, ये तुम्हारी जेठानी पल्लवी है, ये तुम्हारे ससुर जी, और ये ननंद और जेठ जी। आप सभी को नमस्ते। ये क्या, जमीन पर खाना बनता है? न मार्बल है, न टाइल का फ्लोर है, बस मिट्टी मिट्टी है।
माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? जहां तक मेरी नजर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है सामने से दो ही कमरे हैं। हाँ बहू, हमारा घर छोटा है ना, इसीलिए दो ही कमरे हैं। एक तेरा कमरा, एक पल्लवी बहू का। और हम तीनों तो कभी आंगन में सो जाते हैं, कभी रसोई में। हाँ देवरानी जी, बेफिक्र होकर रहना। हे भगवान, इतनी छोटे से घर में मैं कैसी रहूंगी। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। गीता एक अमीर घर की होकर छोटे से गरीब घर में बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, जिसके कारण वो अपने पैसों का रौब दिखाने लगती है। एक दिन पल्लवी उसे आलू का पराठा देती है। गीता, ये आलू का पराठा खाओ, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। छी, ये इतना ऑयली आलू का पराठा है या तेल का पराठा है? अरे, ये ऑयली नहीं, घर का बना हुआ देसी घी है, खाओ तो। नो वे, ये बकवास, आप ही खाओ। मैं फिटनेस मेंटेन करके रहती हूँ, मुझे नहीं खाना है। मैं अपने लिए चाइनीज ऑर्डर करती हूँ। अपनी जेठानी को बुरा भला कहकर गीता चली जाती है। शाम को अपने लिए चाइनीज नूडल्स ऑर्डर करके खाती है। साथ में विराट भी होता है। तभी जेठ आ जाते हैं। ओहो विराट, तूने दाल चावल खाई क्या? इसमें नमक नहीं है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। ओहो, मुझे चैन से यहाँ कोई खाने भी नहीं देता। आ गए मेरे कमरे में, शर्म नहीं आती इन्हें। जेठ जी, ये लीजिए, आपने कभी खाया नहीं होगा चाइनीज नूडल्स, ट्राई करेंगे? गीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को ऐसा कहने की? अब भैया इस उम्र में तुम्हारा झूठा खाएंगे क्या? वो गलत क्या कह दिया मैंने? आए ही क्यों वो मेरे कमरे में? अच्छा लगता है देवरानी के कमरे में आना खाते समय? गीता, हद पार कर दी तुमने तो। अरे विराट, ये तू क्या कर रहा है? होश में आ। कोई बात नहीं, जाने दे। तेरी पत्नी शहर की है, उसे गांव के तौर तरीके नहीं पता, धीरे धीरे सीख जाएगी। विक्रम समझा बुझाकर वहां से चला जाता है। वक्त गुजरता है। गीता का बर्ताव बिल्कुल नहीं बदलता है। उसकी बदतमीजी को घर का हर व्यक्ति नजरअंदाज कर रहा था। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन भी आ जाता है, जहां घर की सभी औरतें सज धज कर छत पर थीं। चंद्रमा की राह देख रही थी कि भूख लगने के कारण गीता के हाथ से करवा चौथ की थाली गिर जाती है। हे भगवान बहू, तूने ये क्या किया? तुझे पता है तूने कितना बड़ा अपशगुन किया है? पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और तूने इसी थाली को गिरा दिया। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसी चीजों में तो लापरवाही मत किया कर। अमीरी का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। हाँ गीता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुम्हारी हर गलती को माफ किया है आज तक, इसका क्या करें? गीता रोते रोते कमरे में चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है। फिर उसकी सास और जेठानी जी उसके पास जाकर उससे कहती हैं, अच्छा बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। चलो अब करवा चौथ का त्योहार मना लो, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी। मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। ये मुझसे गलती से हो गया, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहू, गलतियां सबसे होती हैं। चल, अब जो होना था सो हो गया। जी माँ जी। ओहो माँ, भाभी, चांद आ गया है। इस तरह अमीर बहू को सबक मिल जाता है। फिर घर की औरतें चंद्रमा को देखने के बाद छलनी में अपने पति को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।